हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पुराने हैं तो इन वीडियोस को रोज़ देखा करिए ताकि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली होती रहे। साथ ही आप इनके नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपके पास मॉडल आंसर आपके पास रहेंगे तो आपको फ्यूचर में आंसर लिखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर लिखना। इस स्लाइड में आपको कुछ डायरेक्ट लिंक दी गई हैं जो अमेज़न की हैं, ताकि आप इन पर क्लिक करके अगर आपके पास कोई बुक मंगाना चाहते हैं, जैसे एनसीईआरटी हुई, लक्ष्मीकांत हुई और कई सारी बुक्स हैं, इनको आप इस वीडियो को पॉज करके इन डायरेक्ट लिंक्स पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है बुक्स को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 9 to 12 मतलब 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी है, मतलब पूरा एक बंच है जिसमें हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको मिलेगी जो आपको स्टेट पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने में आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ इसमें पॉलिटी की बुक है, स्पेक्ट्रम है हिंदी मीडियम में। आपको ये लिंक्स दी गई हैं साथ में, आप इन पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए और घर बैठे ही आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। क्वेश्चन है जो 2014 में आया था ज्योग्राफी में कि उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है। हमें इसमें बताना है कि जो अफ्रीका में है प्राकृतिक संसाधन है उसमें भारत अपना क्या स्थान देखता है। मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें अफ्रीका जो प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है, लेकिन उसमें भारत का क्या निहितार्थ है, सीधे सीधे कहना चाहिए कि तो लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण समृद्ध होते हुए भी अफ्रीका विश्व का सबसे दरिद्र और सबसे अविकसित भूभाग है, क्योंकि वह पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों में आता है, जिस कारण वहाँ संसाधनों का कम दोहन हो पाया है। इसलिए विश्व के अन्य देश वहाँ के संसाधनों पर अपनी उपलब्धता निश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं, जिनमें यूरोपीय देश, चीन, भारत आदि शामिल हैं। अफ्रीका के संसाधनों में खनिज संसाधनों जैसे सोना, हीरा, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड, तांबा, यूरेनियम इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। अमेरिका, चीन, पश्चिमी यूरोपीय देश के साथ साथ भारत भी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। आगे लिखते हैं कि भारत क्या कर रहा है। इन जो अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधन है उनसे और भारत का क्या निहितार्थ है, वो अफ्रीका के देशों के साथ कैसे कई प्रकार के समझौते हैं, कई प्रकार की डिप्लोमेसी हैं, जिससे भारत अपना उसमें निहितार्थ देखता है। तो हम लिखेंगे कि भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या क्या हैं। उसने बायलैटरल एग्रीमेंट किए हुए हैं अफ्रीका के साथ, जैसे भारत और कई अफ्रीकी देशों के मध्य बायलैटरल एग्रीमेंट है या द्विपक्षीय संबंध है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कई अफ्रीकी देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है तथा उनसे बेहतर संबंध बनाने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के अवसर तथा छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे क्या है कि जो वहाँ का अफ्रीकी कंट्री से जो इस
स्टूडेंट आते हैं, और एक साथ में एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है हमारे यहाँ जो भारतीय विश्वविद्यालयों में, कि फॉरेन कंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उनको हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप के थ्रू अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं, जो एक्सचेंज होता है एक दूसरी कंट्री में स्टूडेंट्स का, कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं और हम फ़ॉरेन भेजते हैं, और फ़ॉरेन का स्टूडेंट वहीं का स्टूडेंट आके यहाँ पे एजुकेशन लेता है। अभी क्योंकि अफ्रीका में ये दरिद्र और सबसे अविकसित भूभाग है, तो वहाँ पर पिछड़े और निर्धन क्षेत्र से जो स्टूडेंट हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हमारी गवर्नमेंट खुद उनका पूरा खर्च वहन करती है, और साथ ही हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट बाहर जाता है उसका भी पूरा खर्च जो है भारत सरकार पूरा खर्च वहन करती है। तो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उसमें ये सुविधा छात्रों को प्रदान की जाती है। आगे लिखते हैं, अफ्रीकी देशों के विकास के लिए उनके यहाँ भारत में निवेश किया गया है। भारत ने निवेश किया है तथा अच्छे संबंध के लिए भारत अफ्रीका सम्मेलन शुरू किया गया है। कौन सा? भारत अफ्रीका सम्मेलन शुरू किया है। अफ्रीकी देशों में आगे लिखते हैं, अफ्रीकी देशों में निर्जातीय हिंसा रोकने के लिए भारत ने शांति सैनिक भेजे, क्योंकि वहाँ पर निर्धन और दरिद्रता है, काफ़ी पिछड़े और निर्धन लोग रहते हैं वहाँ पर, तो कहीं कहीं पर ही लोगों के पास धन दौलत है, बहुत कम लोगों के पास है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हिंसा, लूटपाट और कई सारी दुर्घटनाएं और कई सारी हिंसात्मक प्रक्रियाएं वहाँ पर होती रहती हैं। इसलिए वहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ से शांति सैनिक भेजे जाते हैं अफ्रीकी देशों में, ताकि वहाँ पर इन सब हिंसाओं को रोका जा सके या कम किया जा सके। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद क्या हो रहा है, वहाँ पर निर्जातीय संघर्ष, आतंकी घटनाएं और चीन का अफ्रीका में तीव्र निवेश आदि का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चीन क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में निवेश कर रहा है, जिससे हमारा भारत और अफ्रीका का जो आर्थिक क्षेत्र में अपना जो उसका स्थान देखता है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक प्रकार से अलगाव उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीन के पास काफ़ी सारा धन दौलत मतलब धन है, जो वो अफ्रीका में आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ाने में चीन काफ़ी अधिक मात्रा में निवेश कर रहा है और तीव्र निवेश कर रहा है, जिससे ये हो रहा है कि वहाँ के अफ्रीकी लोग जो हैं चीन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और भारत एक उभरता देश है, इसलिए उसके पास उतना धन उपलब्ध नहीं है ताकि वो चीन की तरह वो वहाँ पर निवेश कर सके। इसलिए क्या हो रहा है कि भारत और चीन के हित टकरा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मार्ग में संभावनाओं के साथ साथ क्या हैं, काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं, और भारत को इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होगा। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो इस आंसर को आप नोट्स के रूप में इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, और साथ ही अगर इसमें कोई भी कमी है या आप अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के साथ साथ आप इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं अफ्रीका के संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी इसमें एक अपडेट कर सकूं। साथ ही साथ जो अन्य एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे उनमें भी वो अपडेट्स मिल सके। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
जैसे कि पहले वाले वीडियो में पहले जो क्वेश्चन हमने देखा है उसमें अफ्रीका में जो संसाधन है और उसमें भारत अपना क्या निर्धार देखता है, तो उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है संसाधनों से रिलेटेड, जिसमें हमें विश्व के संसाधन क्या है, क्वेश्चन है विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हमें बताना है कि विश्व के में संसाधन संकट है और महासागरों में विभिन्न संसाधनों का उपयोग हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है, जैसे चीन में है, दक्षिणी चीन सागर, जिस पर चीन का पूरा लगभग पूरा कब्जा वो करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि वहाँ के जो दक्षिण चीन सागर से लगे हुए अन्य देश हैं वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि चीन एक सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है आज के समय में। तो हो ये रहा है कि वो इतना ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड और एग्रीमेंट कर रहा है और इतना ज़्यादा वो निवेश कर रहा है ताकि चीन अपनी कहना चाहिए कि जो उसकी डिप्लोमेसी कुछ ऐसी है जिससे वो अदर कंट्रीज़ पर जो उससे छोटी या कम आर्थिक शक्ति जो हैं उन पर डोमिनेंस चाहता है, ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को और संसाधनों का उपयोग कर सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। इसका उत्तर लिखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या तथा सीमित संसाधन की उपलब्धता संसाधनों पर दबाव बढ़ा रही है। विश्व जनसंख्या में वृद्धि तथा बढ़ती मांग के कारण क्या हो रहा है, स्थानीय संसाधनों के अत्यधिक दोहन के पश्चात भविष्य में समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। अभी क्योंकि समुद्र में जो संसाधन है उनका पूरी तरह से दोहन नहीं हो पाया, और साथ ही हमें क्योंकि समुद्र से जो संसाधन हैं उन पर एक प्रकार से अभी भी रिसर्च चल रही है और उसमें और क्या क्या संसाधन, अभी बहुत से संसाधन हमें पता भी नहीं है। कम जानकारी या अद्यतन जानकारी के अनुसार महासागरों में महाद्वीपों से भी अधिक संसाधन विद्यमान है। जो अभी की जानकारी है उसके अनुसार देखें तो महासागरों में महाद्वीपों से अधिक संसाधन विद्यमान है। जो मैंने आपको बताया कि समुद्री संसाधनों में अभी भी रिसर्च चल रही है कि समंदर के अंदर और क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, क्योंकि समंदर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ ज्वालामुखी उसी के अंदर, ज्वालामुखी का पानी के अंदर ही, समुद्र के जल के अंदर ही उद्गार होता रहता है और वो वहीं के वहीं ख़त्म भी हो जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि वहाँ पर जो लावा पिघल कर निकलता है तो वहाँ तुरंत की तुरंत ठंडा और जमता जाता है, जिससे होता ये है कि कभी कभी वहाँ पर जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो वहीं के वहीं समंदर के अंदर ही रह जाती हैं। तो अभी वहाँ पर खोज चल रही है। तो इसलिए परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन लिखा है अपन ने कि विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए, जो विश्व के संसाधन हैं मतलब महाद्वीपों के पास संसाधन है, उससे निपटने के लिए अगर उसमें कुछ कमी आ जाए या उसमें संकट आ जाए तो क्या है, वो महाद्वीप जो है उसके जो पेनिनसुलर कंट्रीज़ हैं या समंदर के किनारे जो भी कंट्रीज़ हैं उसका क्या है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो भी उसके अंदर संसाधन, टेरिटरी के अंदर जो भी संसाधन है उनका वो दोहन कर सकता है। तो इसलिए है कि महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे वो देखते हैं। आगे लिखते हैं, महासागर जैविक संसाधनों के लिए जैविक संसाधनों के विकास विशाल भंडार है। जैविक संसाधन में क्या क्या आते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनमें लाखों जीव हैं, कई सारे पादप शामिल हैं। बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण महासागरीय खाद्य संसाधनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्या है,
बढ़ती जनसंख्या की मांग के कारण महासागरीय खाद्य संसाधनों की का महत्व बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण महासागरीय खाद्य पदार्थ जैसे मछली तथा समुद्री वनस्पति है। इन जैविक संसाधनों का उपयोग कहाँ होता है? औषधि में होता है, फर्टिलाइजर में होता है, और एनिमल फूड में होता है, डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, आदि में किया जाता है। समुद्र में अनेक प्रकार के धात्विक एवं अधात्विक खनिज विद्यमान हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि वहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं इंटरनल समुद्र के अंदर, ताकि और उसमें क्या होता है, वो उसमें खनिज विद्यमान रहते हैं। महासागरीय जल ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा एक बहुत ही अच्छा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसमें विद्युत प्राप्त की जा सकती है, और आपने देखा हुआ कभी कभी डिस्कवरी चैनल पर, और जो कई सारे जो डिस्कवरी टर्बो चैनल हैं, और कई सारे जो जहाँ पर साइंटिफिक खोज और इनोवेशन चीज़ें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कंट्रीज़ ने अपने समंदर के किनारे कुछ ऐसी इक्विपमेंट लगा के रखे हैं कि ताकि जो वहाँ पर समंदर में लहरें उठती हैं उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। इसलिए क्या है, महासागरीय लिखा है अपने, महासागरीय जल ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। इससे क्या होता है, विद्युत की प्राप्ति की जाती है। आगे लिखते हैं, स्थल पर जल की कमी को महासागरीय जल से स्वच्छ जल में बदलकर पूरा किया जा सकता है। हाल ही में अगर आपने देखा होगा पुणे में और केरल में एक इंस्टीट्यूट है जिसने क्या किया है कि समुद्री जल को मीठे जल में बदलने का ये एक डिवाइस बनाया है, जो करीब 1 घंटे में 4 लीटर पानी को, समुद्री जल को पीने के पानी में बदल देता है। आप इस एग्जाम्पल को यहाँ लिख सकते हैं। इज़राइल जैसे कुछ देश तो इसका उपयोग भी करने लगे हैं। इज़राइल में ये टेक्नोलॉजी पहले से चल है। वर्तमान में महासागरीय संसाधनों के उपयोग के लिए तकनीक अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, साथ ही यह काफ़ी महंगी भी है। भविष्य में समुद्री संसाधनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों के मध्य होड़ और युद्ध की आशंका भी नज़र आती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, चीन का दक्षिणी सागर पर दबदबा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे देखते हैं, अत्यधिक जैविक संसाधनों के दोहन से, अगर हम महासागरों में जो विभिन्न कई सारे संसाधन तो हैं, लेकिन क्या है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी मांग की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना है, उनका दोहन तो करना है, लेकिन एक समस्या क्या है कि अत्यधिक दोहन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आगे हमने लिखा है कि अत्यधिक जैविक संसाधनों के दोहन से क्या होता है, जैविक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। महासागरीय संसाधनों के अत्यधिक दोहन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए इसका विवेकपूर्ण और सतत तरीके से दोहन किया जाना चाहिए। क्या है, विवेकपूर्ण और सतत तरीके से दोहन किया जाना चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं, इसके कई सारे उदाहरण हैं। जैसे नेट फिशिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा जाल को जहाँ बड़े बड़े जहाज़ों में लटका दिया जाता है, और जब जहाज़ चलता है तो कई सारी उसमें फिशिंग ट्रैप हो जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये छिछले पानी में अगर वो जहाज़ चलाया जाता है तो उसका नेट जो काफ़ी बड़ा होता है और भारी होता है। अगर आपने देखा हो कि पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा था ये कि जो कोरल ब्लीचिंग है और कोरल का जो विनाश हो रहा है नेट के थ्रू, फिशिंग नेट के जरिए उन पर उनका जो विनाश हो रहा है, उसके बारे परिप्रेक्ष्य में एक योजना पत्रिका में
एक एडिटोरियल आया था, अगर आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप उस योजना पत्रिका को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ डाउन टू अर्थ में भी इसका एक सेम आर्टिकल आया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेट फिशिंग एक बहुत बड़ा कारण है कोरल ब्लीचिंग में भी। साथ ही साथ नेट फिशिंग से क्या हो रहा है कि जो जैविक, जिससे हमने लिखा है ना कि जैविक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसमें होता ये है कि उस नेट में कौन कौन सी फिशेस ट्रैप हो रही हैं ये दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। कई सारी ऐसी फिशेस उसमें ट्रैप हो जाती हैं जो इंसान या वहाँ पर जो क्या होती हैं कि एयर ब्रीदिंग करती हैं, जैसे डॉल्फिन हो गई, कई सारी डॉल्फिन हैं और कई सारे अन्य महासागरीय जो कहना चाहिए जीव हैं, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रीथ करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है। वो एयर ब्रीदर होते हैं और लेकिन रहते हैं वाटर में, जैसे डॉल्फिन है, जैसे सील है, सी लायंस हैं, और कई सारे वेल फिशेस हैं जो बड़े से ट्रैप में फंस कर उनकी डेथ हो जाती है। जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ का जैविक पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण दीजिए। क्या है? लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण देना है। तो बिना टाइम गवाए हम इसकी लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे, देखते हैं। लोहे एवं इस्पात से क्या होता है, इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये क्या है? एक बुनियादी उद्योग है या बुनियादी ज़रूरत है उद्योग स्थापित करने के लिए, जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व में लोह इस्पात उद्योग का स्थानिक प्रतिरूप कई कारकों पर निर्भर है। 19वीं सदी में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ पर क्या था? कच्चे माल की उपलब्धता थी, विद्युत आपूर्ति प्रॉपर थी, बहता पानी आदि उपलब्ध थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या था? लौह इस्पात उद्योग वहाँ पर अवस्थित थे। लेकिन किंतु बाद में यातायात की सुविधा, बाजार की उपलब्धता आदि लौह इस्पात उद्योग के लिए आदर्श परिस्थितियां बनी हैं। क्या है? हमारा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है या आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता होने के कारण क्या हो गया है कि लौह इस्पात उद्योग अब कई जगह और कहीं पर भी अब इसका की स्थापना की जा सकती है। आगे लिखते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में लौह इस्पात उद्योग, क्या है? विश्व में लौह इस्पात उद्योग निजी क्षेत्रों में स्थापित किए गए, जैसे जमशेदपुर में, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, मध्य एवं पश्चिमी यूराल प्रदेश। आप मुझे इन सब के नाम बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से, कि जमशेदपुर में कौन सा लौह इस्पात उद्योग है, बोकारो में कहाँ का है, भिलाई में कहाँ का है, दुर्गापुर में कहाँ का है। नेक्स्ट है पीटर्सबर्ग, यंगस्टन अमेरिका, राइन वेस्टफैलिया जर्मनी, लॉरेन प्रदेश फ्रांस। उपर्युक्त क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य परिवहन खर्च को बचाना था, किंतु बाद में लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन आया है, जब बाजार की उपलब्धता इस उद्योग की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। आगे लिखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन तट पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का लक्ष्य अटलांटिक तट पर अवस्थित देशों के बाजार से है।
नेक्स्ट है बाजार उपलब्धता के आधार पर ही मॉस्को में क्या है, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। भारत में भी क्या है, भारत के विशाखापट्टनम में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से भारत से आयात किए जाने वाले कोयले को ध्यान में रखते हुए की गई। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बदलते कारकों के कारण विश्व में लौह इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन आया है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें ताकि आपको जो भी कोई अपडेट आती है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है फ्यूचर में तो आपके पास मॉडल आंसर रहेगा। और जब आपके पास मॉडल आंसर रहता है तो आपको लिखने में इजी रहता है, सरल रहता है। और आपको कैसे शुरुआत करनी है, इसकी इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, इसका बॉडी पार्ट क्या रहेगा, इसका एंड पार्ट क्या रहेगा, आपको ये पता रहता है पहले से। तो बस आपको उसमें थोड़ा सा क्या करना है, तो उसमें एग्जाम्पल बस ऐड करने हैं जो करंट में चल रहा है, इशू हैं, कई सारे विवाद होते हैं। अब वहाँ पर इनका बड़े अच्छे से एग्जाम्पल, बस आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देना है और एज इट इज़ आप लिख दीजिए, आपका आंसर एकदम तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 1900 ये हरित क्रांति कब आई, किसने शुरुआत की और इंडिया में इसको कौन लेके आया और इसकी ज़रूरत क्यों है, उससे अभी वर्तमान में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और जो क्वेश्चन है कि क्या कारण है, क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं कि क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी प्रदेश में उर्वरक मृदा और जल की बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो हमें बताना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उसमें हरित क्रांति और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले स्टेट कौन से हैं, और जो हमारी 7 सिस्टर्स स्टेट है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि हरित क्रांति क्या है, इसको इंडिया में कौन लेके आया, और इंडिया में आने के पहले इसको कहाँ, किस प्रदेश में या कहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 1940 से 60 के दशक में विकासशील देशों में हरित क्रांति को लाया गया ताकि जो वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या है उसको खाद्यान्न सुनिश्चित हो सके। इसकी शुरुआत किसने की थी? 1967 और 68 में नोबेल प्राइज विनर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की। इंडिया में किसने शुरुआत की थी, या इंडिया में इसके जनक कौन थे? इंडिया में इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति जब मतलब हरित क्रांति को भारत में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे हुआ क्या, जब भारत में हरित क्रांति आई तो इससे क्या हो गया कि गेहूं चावल का उत्पाद बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि हरित क्रांति के आने के तुरंत बाद ही गेहूं चावल का जब भरपूर प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ कि भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया। और एक समस्या एक उत्पन्न हुई कि जब भारत भले ही आत्मनिर्भर हुआ, कहने के पास भारत के पास बहुत सारा खाद्यान्न उपलब्ध है, लेकिन आज भी कई सारे लोग जो हैं उनके पास मतलब अगर सुबह खाने को है तो पता चला उनको मतलब कहना चाहिए कि उनके पास लंच तो है लेकिन डिनर की उपलब्धता नहीं है। आज भी कई सारे लोग जो हैं एक बहुत बड़ा जनसमुदाय है जो आज भी गरीब है और उनके पास खाने की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं क्या है कि भारत को स्वतंत्रता के बाद
क्या कहा जाता था? भिक्षु देश कहा जाता था। भिक्षु देश क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली तो हमारे पास उतना खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, जो कुछ भी था सब ड्रेन आउट हो चुका था। कहा जाता था क्योंकि क्या है, भारत के पास खाद्यान्न की भारी कमी थी। क्या है? खाद्यान्न की भारी कमी थी तथा कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी। और कृषि का जब पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थी तो होता ये था कि कभी कभी मानसून जो है लेट आता था या आता ही नहीं था। उससे होता ये था कि वहाँ पर जो कृषि कार्यक्रम, जो कृषि होती थी, वो पूरी तरह से ठप हो जाती थी। मानसून के समय खाद्यान्न उपलब्ध रहता था। जब मानसून रहता था तो क्या है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन जब मानसून नहीं आता था तब बहुत बड़ी देश में खाद्यान्न की खासा समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जिससे क्या होता था, देश के मंत्री क्या होते थे, विदेशों में जाते थे और वहाँ क्या करते थे, खाद्यान्न की मांग करते थे। इसलिए हमने लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत को भिक्षु देश कहा जाता था। आगे लिखते हैं, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में कौन लेके आया? एम.एस. स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उन्नत बीजों तथा उर्वरकों के माध्यम से फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। उन्नत बीजों के तथा उर्वरकों के माध्यम से, जो केमिकल, उस समय क्या है कि खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समय हम लोग क्या करते थे, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हुआ ये कि आज के समय में अगर हम देखें वर्तमान में, तो जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है केमिकल, और हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव उसका देखने को मिल रहा है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि कई सारे, जैसे सिक्किम जो अब जैविक खेती करने लगा है, पूरी तरह से एक ऐसा एकमात्र भारत का स्टेट है जहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है। वहाँ पर बहुत होता है कि बहुत कम मात्रा में केमिकल्स का यूज़ होता है, जैसे कीटनाशक का यूज़ बहुत कम होता है, माइल्ड, बहुत कम यूज़ करते हैं, तो ताकि वहाँ पर जो है, जो अच्छी फसल है उस पर कीड़ों का प्रकोप ना हो पाए। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हो गया है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है वहाँ पर उपयोग। वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं। फिर हमने लिखा है कि इस क्रांति के तहत, हरित क्रांति के तहत सिर्फ कुछ स्टेट हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में इसको अधिक लाभ हुए हैं। हालांकि पूर्वी राज्यों में कृषिजन्य परिस्थितियाँ लाभान्वित राज्यों से अधिक अच्छी थीं। मतलब वहाँ पर पहले से ही स्थिति बहुत अच्छी थी, फिर भी इन राज्यों को हरित क्रांति से अधिक लाभ नहीं मिला, जिसके निम्न कारण थे। अब हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई, ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बारे में क्या क्या, तो उसी से क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लिखते हैं। पहला हमने लिखा है कि पूर्वी क्षेत्र अधिकांश जो सीमांत और छोटे क्षेत्र थे। क्या है? सीमांत और छोटे हैं वहाँ का क्षेत्र, जिससे वहाँ कृषि मशीनीकरण का प्रयोग नहीं हो सकता है, या कृषि में मशीनरी का उपयोग कम होता है। बाढ़ तथा सूखे ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है, क्योंकि वो एरिया जो है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ और सूखे की समस्या कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। पूर्वी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की कमी ने क्या किया है, सिंचाई सुविधा को विकसित नहीं होने दिया है। एक तो सीमांत है, सूखे की और बाढ़ की समस्या है, और क्या है, विद्युत की कमी है, जिससे सिंचाई सुविधा विकसित नहीं है। कृषि विकास हेतु उक्त राज्य सरकारों ने कोई बेहतर कदम नहीं उठाया है। क्या है? कृषि विकास हेतु उक्त राज्य सरकारों ने कोई बेहतर कदम नहीं उठाए हैं। साथ ही नई तकनीकों को प्रयोग के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, किंतु इन राज्यों के कृषकों के पास पूंजी का अभाव था।
इसलिए अभाव था क्योंकि वो सीमांत और छोटे कृषक हैं। कृषि मंडियां तथा विपणन संसाधनों का अभाव था। भूमि सुधार जैसे चकबंदी की प्रकृति असफल रही। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि चकबंदी प्रोसेस क्या होती है। उपर्युक्त परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रदेशों में उर्वरक, मृदा और जल की अच्छी उपलब्धता के बावजूद, देखो क्या है, उर्वरक, मृदा और जल की अच्छी उपलब्धता। जल की उपलब्धता तो है लेकिन वहाँ पर मशीनीकरण कम है, लाइट या कहना चाहिए विद्युत की कमी है। उर्वरक हैं लेकिन छोटे और सीमांत किसान हैं। हम हरित क्रांति के थ्रू, हरित क्रांति से क्या हुआ, हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं लेकिन महंगे हैं। ये उर्वरक क्या होते हैं, महंगे होते हैं और सिर्फ बड़े किसान ही इनका बहुत अच्छी तरह से क्योंकि भले ही भारत सरकार इन पर सब्सिडी प्रोवाइड कराती है लेकिन पूरी तरह से सब्सिडी का सब ठीक या उचित लाभ कौन ले पाता है, जो बड़े किसान होते हैं। एक 2015 में एक समिति ने रिपोर्ट पेश की है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें बताया था कि जो भारत सरकार, उसमें मंडी के परिप्रेक्ष्य में आया था वो, कि भले ही भारत सरकार MSP और कई सारी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है लेकिन सिर्फ 6% किसानों को ही उसका लाभ मिलता है और बाकी जो भी सब्सिडी और कई सारी सब्सिडियां हैं जो भारत सरकार किसानों को प्रोवाइड कराती है, किसानों को देती है, सिर्फ 6% किसान ही उसका लाभ उठा पा रहे हैं आज वर्तमान में भी। तो इन सब की कमी के बावजूद ये सब हमें उसको ख़त्म करना है। इसलिए भारत सरकार कई सारे, जैसे अभी कृषि कानून लेके आई, वो कानून क्योंकि जो सीमांत किसान हैं उन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और सीमांत किसान को तो पता ही नहीं कि कृषि कानून आए भी थे, उसका क्या, उनका वो क्यों आए, उनमें क्या था क्या नहीं था। लेकिन इसका विरोध किसने किया, जो इस सब्सिडी का उपयोग, भरपूर उपयोग, जो 6% बड़े किसान थे, ये उनका विरोध कर रहे हैं। ताकि क्योंकि इन सब्सिडी का सिर्फ उनके पास ही उसका लाभ पहुंच रहा था। और इन कृषि कानूनों से क्या होता है कि वो लाभ जो है वो अब पूरे अधिकतर किसानों के पास जब पहुंचता तो उनकी जेब ढीली होने वाली थी, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा विरोध किया और अभी भी कर ही रहे हैं। आगे लिखते हैं, उपर्युक्त परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पूर्वी देशों में उर्वरक और मृदा और जल की उपलब्धता के बावजूद हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो पाए। इस असफलता के पश्चात सरकार द्वारा पूर्वी प्रदेशों के लिए कृषि क्षेत्र में विकास हेतु नीतियों का निर्माण किया गया। क्या है, पूर्वी प्रदेशों के लिए कृषि क्षेत्र में विकास के हेतु नीतियों का निर्माण किया गया। इसमें गेहूं एवं चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में पूर्वी प्रदेशों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो और अगर आपके पास कुछ अपडेट हो या करंट में जो अपडेट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एल नीनो के प्रभाव के बारे में बताना है, उसके बारे में बताना है, ये एल नीनो क्या है इसके बारे में बताना है, कहाँ से शुरुआत होती है, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं पहले। असमान जलवायु घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हमें क्या बताना है कि एल नीनो के प्रभाव से क्या होता है, असमान जलवायु घटनाएं होती हैं। इसका आंसर लिखते हैं। एल नीनो क्या है इसके बारे में बताते हैं पहले कि एल नीनो एक प्राकृतिक घटना है जिसका उद्भव कहाँ होता है, दक्षिण अमेरिका के पास होता है। कहाँ पर, पेरू तट पर होता है, प्रशांत महासागर में होता है। एल नीनो को सामान्यतः सूखा, बाढ़, बर्फीले तूफान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्या है, एल नीनो को सामान्यतः सूखा, बाढ़,
बर्फीले तूफान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि असमान जलवायु घटनाओं में अधिकांश एल नीनो के प्रभाव परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है। क्या है? नकारात्मक प्रभाव बताने हमें। शुरू करते हैं। एल नीनो दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से भारत और इंडोनेशिया के मानसून को कमज़ोर कर देता है। अगर आप एटलस में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से भारत और इंडोनेशिया के मानसून को कमज़ोर कर देता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एल नीनो की जब घटना होती है तो क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा साउथ रीजन है, एशिया के बाद जो साउथ रीजन है इसमें ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये प्रशांत महासागर में जब पेरू तट के पास इसका उद्भव होता है तो वहाँ पर जो है इसका निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे होता ही है कि जो मानसून हमारा अफ्रीका से जो हवाएं चलती हैं, दक्षिण मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो हवाएं चलती हैं, तो और जब यहाँ पर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर डेवलप होता है और इंडिया के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप मतलब लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो जब एल नीनो की घटना होती है तो ये सिस्टम चेंज हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि भारत में क्या होता है, मानसून कमज़ोर हो जाता है। पेरू तट पर अत्यधिक वर्षा से क्या होता है, मत्स्यन प्रभावित होती हैं। कनाडा एवं अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, गर्म प्रशांत हवा के कारण विश्व के विभिन्न भागों में गंभीर तूफान आते हैं और मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाता है। मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत्यधिक शुष्क गर्मी के कारण कई देशों के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। आप यहाँ पर अमेज़न के जंगल में जो आग लगती है उसके बारे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। आप जो भी पॉइंट लिखते हैं उनमें अगर आपको पास एग्जाम्पल हैं तो बहुत अच्छा होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में शरदकालीन तापमान में वृद्धि हो जाती है। एल नीनो मोडोकी को हाल ही में खोजा गया, जिसका विश्व मौसम पर प्रभाव अभी अनिश्चित है। हालांकि संभवतः अरब सागर में उच्च चक्रवाती गतिविधियों का कारण बनता है। अरब सागर में अब जो एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि उसमें बताना था कि जो भी चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो अभी हाल ही में किसी खोज की गई है एल नीनो मोडोकी, उससे क्या हो रहा है कि अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, साथ ही साथ अब क्या होने लगा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, अरब सागर में भी उच्च चक्रवाती गतिविधियों को देखा जा रहा है। हाल ही में अभी गुजरात और मुंबई में जो चक्रवात आए थे, आप उसके नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि असमान जलवायु घटनाओं में से अधिकांश क्या होते हैं, एल नीनो से प्रभावित होते हैं। हालांकि जलवायु परिस्थितियों को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा, तो इसका आप नोट्स बना लीजिए और इसमें अगर कुछ भी अपडेट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि संसार का फोल्डेड माउंटेन तंत्र या बलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांत के साथ साथ अवस्थित है। बलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों व ज्वालामुखियों के मध्य सहचर को उजागर कीजिए। आपको बताना है कि जो बड़े बड़े फोल्डेड माउंटेन है महाद्वीपों के सीमांतों के साथ ही क्यों लगे हुए हैं। जो महाद्वीपों के जो विस्थापन है, जो हमने क्योंकि एक इसके पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि उसमें
क्या लिखा है हमने कि महाद्वीपों का विस्थापन किस तरह से होता है और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसका हम आंसर लिखते हैं कि पृथ्वी के प्लेटों की गतिशीलता के कारण 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, उनमें क्या क्या होती हैं, कई सारी 3 स्थितियां बनती हैं। पहली है अपसारी, दूसरी है अभिसारी और तीसरी है संरक्षी। अपसारी में क्या होता है, इसमें प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसमें बीच में गैप पड़ जाता है। अगर आपने देखा होगा तो मैं इसको आप देखेंगे तो ये दोनों प्लेट हैं और ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये कौन सी है, अपसारी घटना है या अपसारी क्रिया है। नेक्स्ट है अभिसारी। इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और एक दूसरे के नज़दीक जब अभिसारी प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन जनरेट होते हैं। किस तरह से कि जब एक दूसरे की प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो क्या तो ये होता है कि ये प्लेट मान लो नीचे चली गई, इसका क्या हो गया, सबडक्शन हो गया, और ये एक प्लेट जो है इसके ऊपर आती है या इसके पास में आती है। अभिसारी जब प्रक्रिया होती है तो होता ही है कि यहाँ की जो चट्टान है, एक तो ये नीचे आ रही तो क्या है, यहाँ पर लावा है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो प्लेट है ये पिघलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, और साथ ही जब ये दूसरी वाली प्लेट इससे टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, अवसाद उत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन, जो हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में भी है, यहाँ पर माउंटेन का जनरेशन भी होता है। साथ ही ये जो पहली वाली प्लेट है, ये इसका जब सबडक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, जिससे ये पिघलने स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्मा जो है बनने लगता है। और जब यहाँ पर जो भी, क्योंकि यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बन रहे हैं, तो जहाँ पर भी उसको यहाँ पर क्योंकि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो जहाँ पर भी इसको हल्का सा भी दरार मिलती है या गैप मिलता है तो ये मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण कर देता है और साथ ही एक माउंटेन बना देता है। ठीक है, तो ये अभिसारी जो घटना होती है उसमें फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं संरक्षी प्लेट। ये क्या होता है, एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दोनों एक साथ भी खिसक सकती हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खिसक सकती हैं, और जैसे एक दूसरे के साथ भी खिसक सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं, तो इसमें इसलिए इसका नाम है संरक्षी। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख बलित पर्वत कौन कौन से हैं। हिमालय है, रॉकी है, आल्प्स है, एंडीज है। आप मुझे इनके कंट्रीज़ के नाम बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ पर है, रॉकी कहाँ पर है, आल्प्स कहाँ पर है, एंडीज़ कहाँ पर है। का निर्माण अभिसारी प्रक्रिया द्वारा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इस क्रिया में भारी प्लेट क्या होती है, इस प्रक्रिया में भारी प्लेट क्या होती हैं, हल्की प्लेटों के अंदर छेपित हो जाती हैं या उनका सबडक्शन हो जाता है तथा दबाव से हल्की प्लेट में बलन उत्पन्न होता है, और प्लेटों के आपस में टकराने से भी तीव्र गति में बलन क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, बलित पर्वतों या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। उक्त प्रक्रिया से धरातल पर कंपन पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, भूकंपीय घटना होती हैं। उक्त प्रक्रिया से धरातल पर कंपन पैदा होता है, जिससे क्या होता है, भूकंपीय घटनाएं होती हैं। साथ ही ज्वालामुखी उद्गार से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। नवीन बलित पर्वतों में सुदृढ़ता और स्थायित्व की कमी के कारण भूकंप आते हैं। क्या है, नवीन बलित पर्वतों में सुदृढ़ता और स्थायित्व की कमी के कारण भूकंप आते रहते हैं। जैसे कि हिमालयी रीजन, वहाँ पर आज भी भूकंप आते ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि अभी वो भी क्या है, नवीन बलित पर्वत है, क्योंकि वो अभी उसकी ऊंचाई इसलिए धीरे धीरे बढ़ रही है। अभिसारी क्रिया के कारण भारी प्लेट का कुछ भाग क्या है, मेंटल के मैग्मा वाले हिस्से में जाकर टूट जाता है तथा हल्की प्लेट में छिद्र बन जाता है, जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। अपसारी क्रिया के कारण
समवन क्रिया द्वारा क्या होता है, मेंटल का मैग्मा धरातल पर आ जाता है, जिससे वहाँ पर ज्वालामुखी घटना होती हैं। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं वहाँ पर बलित पर्वतों का निर्माण होता है और साथ ही भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं वहाँ पर अधिकतर देखी जाती हैं। तो यही कारण है कि संसार में जहाँ पर बलित पर्वत तंत्र हैं, महाद्वीपों के सीमांत के साथ साथ अवस्थित हैं और बलित पर्वतों के वैश्विक वितरण तथा भूकंपों व ज्वालामुखी में क्या है, सहचर है या उनके आने की घटना वहाँ पर कई बार देखी जाती हैं और बार बार देखी जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन और आंसर पसंद आए होंगे। इनके जो आंसर हमने लिखे हैं वो मॉडल आंसर हैं। अगर आपके पास कुछ भी सुझाव होते हैं इनमें, अगर आप कुछ नए अपडेट्स ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरह के वीडियो आपको मैं बनाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इन सभी तक इन वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी आंसर राइटिंग कर सकें। साथ ही साथ आप इनके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए तो आपके पास एक मॉडल आंसर रहेगा। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जो भी करंट अपडेट आती हैं उनको उसमें ऐड करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं उनको। तो चलिए, अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।